ती है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सखी सहेली बस कुछ ही पलों में। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। हाँ मंजरी जी। और देखिए हम लोग आज बात करने वाले हैं कि कल ही आपने जो खबर सुनी है तो उस खबर को सुनकर के दिल कहते हैं कि बहुत दुखी हो गया है। और हमारे जितने भी आशा भोसले जी को चाहने वाले हमारे श्रोता हैं और जो भी चाहने वाला है तो उनके दिल में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर वो लोग गमगीन रहेगी। बिल्कुल महान पार्श्व गायिका आशा भोसले हमारे बीच नहीं है तो सांसें जरूर उनकी थम गई हैं मंजरी, लेकिन उनकी जो आवाज है, उनकी जो सुर है वो अमर हो गए हैं और बेमिसाल थी आशा ताई, कहना नहीं होगा। और वो एक ऐसा दरिया थी जो कभी लुप्त नहीं होगा, जो कभी खत्म नहीं होगा, जो कभी सूखेगा नहीं। उनकी आवाज एक दरिया थी और वो समंदर कभी सूख नहीं सकता। तो मधुर वाणी और बेमिसाल पार्श्व गायिका थी आशा भोसले और उनके चाहने वालों की तो खैर कमी है ही नहीं। उनके जाने से हम सभी के बीच में एक कहना चाहिए खालीपन आ गया है संगीत की दुनिया में, जहां हमारा कोई पल ऐसा नहीं गया है बचपन से लेकर अभी तक जब हमने आशा भोसले की आवाज को नहीं सुना हो। बिल्कुल। और उनके गानों को सुनकर के हम झूमते भी थे, कदम भी थिरकते थे और बस दिन भर कोई ना कोई समय बाद उनके गाने हम लोग गाया ही करते थे। और आशा जी ने, मंदाकिनी जी, कई भाषाओं में गाने गाए हैं, मराठी, हिंदी, बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, उड़िया और पंजाबी, भोजपुरी, नेपाली और बहुत सी भाषाओं में गाए हैं। और बहुमुखी प्रतिमा की धनी थी आशा जी। बिल्कुल सही कहा आपने। और उन्होंने बहुत सारे पुरस्कार जीते हैं और हमारे सभी श्रोता जानते हैं कि उन्होंने कितने पुरस्कार जीते और पुरस्कार भी उनकी प्रतिभा के आगे बहुत कम थे। सही बात है। और उन्होंने 2 राष्ट्रीय पुरस्कार और 18 महाराष्ट्र राज्य फिल्म पुरस्कार, 9 फिल्म फेयर पुरस्कार, इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार भी शामिल है। और वर्ष 2000 में उन्हें सिनेमा के क्षेत्र में भारत के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। बिल्कुल। और 2008 में उन्हें भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। और इसके अलावा उनके नाम सबसे अधिक स्टूडियो रिकॉर्डिंग सिंगल्स का गिनीज जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम है। जी। और मंदाकिनी जी, आशा जी ने फिल्म संगीत, क्षेत्रीय गीत, कव्वाली, रविंद्र संगीत और अन्य विभिन्न शैलियों में लगभग 20 भाषाओं में 12,000 से ज्यादा गीतों में अपना स्वर दिया। आपने पहली बार मराठी भाषा में गाना गाया था और कैबरे और डिस्को गानों को भी गाकर एक ऊंचाई तक पहुंचाया और उनकी गायकी ने लोगों के दिलों पर राज किया। बिल्कुल। उन्होंने हर तरह के गीत गाए और उनकी जैसी गायिका बेमिसाल गायिका थी, वर्सेटाइल सिंगर थी। वो हर विधा को उन्होंने गाया जो
आम इंसान की तो खैर पहुंच से बहुत ही दूर है, सोच से परे है। उन्होंने हर विधा को, संगीत की विधा को अपनाया, और चाहे वो कव्वाली हो, चाहे रविंद्र संगीत हो, जैसा आपने बताया, क्षेत्रीय गीत हो, डिस्को हो, न जाने कैसे कैसे गीत उन्होंने गाया जिन्हें हम सुनकर हमें लगता है कि एक आवाज इतनी समृद्ध भी हो सकती है। लगता है कि उनके गले से कैसे कैसे सुर निकलते थे, मतलब हर तरीके से वो मोल्ड कर लेती थी अपने सुरों को, गले को। तो वो बहुत बड़ी खासियत है। हाँ। और ऐसे नहीं वो प्रसिद्ध हुई, उन्होंने मेहनत भी बहुत करी है, अथक मेहनत करके। खैर महान बनना इतना आसान नहीं है, और वो अथक प्रयास उनकी जिंदगी की अगर हम पढ़ लें कहानी तो पता चलता है कि किस तरह से संगीत का रियाज किया होगा, कितने अपमान सहे होंगे, कितनी मेहनत और मशक्कत के बाद ये पद मिला। और विविध भारती परिवार और हम सभी की तरफ से हम उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। बिल्कुल, विविध भारती परिवार की ओर से, और साथ ही सखी सहेली परिवार जो हमारा ये है, हम उन्हें जो है भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, और उन्हीं का गाया ये गीत सुनते हैं। साथ में उनका साथ दे रहे हैं रफी। कसम से कहते हैं तुमसे हाँ, तुम भी जलोगे, हाथ मलोगे, रूठ के हमसे हाँ। मंजरी, हमारे श्रोताओं ने भी जो है आशा भोसले जी को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है अपने शब्दों के साथ। एक श्रोता लिखते हैं कि आपका जाना एक युग के समापन जैसा है। आपकी मधुर आवाज ने कई पीढ़ियों को भावनाओं से जोड़ा, और आशा भोसले जी का संगीत और सिनेमा जगत में योगदान अतुलनीय रहा है। उनके जाने से भारतीय संगीत उद्योग को अपूरणीय क्षति हुई है, और लता मंगेशकर जी के साथ मिलकर उन्होंने जिस स्वर्णिम युग का निर्माण किया उसके लिए उन्हें करोड़ों सलाम हैं। जी, और एक हमारे साथी लिखते हैं कि आशा भोसले ताई हमारे बीच शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं रही, ये जानकर बहुत दुख हुआ, परंतु आशा ताई हम संगीत प्रेमियों की यादों में युगों युगों तक उनकी मधुर मनमोहक आवाज हमेशा जिंदा रहेगी। प्रभु परमेश्वर के धाम में पास वापस जाना यही रीत है। हम इंसानों के लिए ये कड़वी सच्चाई है। विनम्र भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जी बिल्कुल। और मंजरी, आज के क्या क्या कार्यक्रम है उनके बारे में हमारे श्रोता जानना चाहेंगे कि आज हम क्या क्या लेकर आए हैं अपने इस कार्यक्रम में। तो हम अपने साथियों को बता देते हैं कि आज के दिन हम प्रादेशिक व्यंजन की बात करते हैं, जिसमें राजस्थान के व्यंजन होंगे जो हम बताएंगे। केर सांगरी की सब्जी और पिटौरा की सब्जी। अरे और मंदाकिनी जी, हमारे सभी साथियों ने, सखियों ने भी व्यंजन लिखकर भेजे हैं, तो हम उनको भी शामिल करेंगे। अच्छा, राजस्थान की व्यंजन हमारे सखियों ने भी लिखकर भेजे हैं, क्या बात है। और बचपन की दोस्त हमारी साइकिल जो हुआ करती थी, उसके बारे में आपके क्या अनुभव रहे, आपने कैसे चलाना सीखा, कब चलाना सीखा, और क्या क्या आपके साथ साइकिल से गिरे पड़े, जो भी होती चीजें, तो वो किस्से भी हमारे श्रोताओं ने साझा शेयर कर सकते हैं। हाँ, मतलब आपको हम अपने किस्से शेयर करने हैं, हमें हमसे साझा करने हैं कि बचपन में जब आप साइकिल चलाते थे, पापा की साइकिल, अपनी साइकिल, दीदी की साइकिल, तो गिर पड़ते होंगे। बहुत बार गिरे हैं हम भी, घुटनों पर बहुत चोट लगी है, तो किस तरह से क्या होता था वो यादें दोहराई, और बहुत मजेदार किस्से होंगे जिंदगी के। बिल्कुल। और इसके साथ ही आज कथा सुधा का दिन है, तो हम आज कहानी सुनेंगे, सुखमय जीवन का भाग 2 सुनेंगे, और बुजुर्गों की याददाश्त बढ़ाए मेमोरी गेम्स। तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे कि हमारे जो बुजुर्ग हैं उनके लिए, उनकी याददाश्त को बढ़ाने के लिए हम किस तरह से उनका मनोरंजन कर सकते हैं गेम के द्वारा, खुद उनके साथ बैठकर हम खेलें, किस तरह से खेल सकते हैं। तो बिल्कुल सही कहा मंजरी आपने, क्योंकि जो मेमोरी गेम्स हैं वो बुजुर्गों के लिए दिमाग को सक्रिय रखने का एक आसान और प्रभावी तरीका है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी भूलने की समस्या जो है वो आम हो जाती है, तो नियमित मानसिक अभ्यास से इसे काफी हद तक हम सुधार भी सकते हैं। बिल्कुल। और कुछ मेमोरी गेम्स ऐसे होते हैं जो याददाश्त को बढ़ाने में मदद करते हैं, दिमाग को सक्रिय रखते हैं, जैसे पहेलियां हुआ, शब्द खेल हुए, या कार्ड मैचिंग गेम्स दिमाग को काम में लगाए रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह से जो दिमाग की, जो मस्तिष्क की जो न्यूरल कनेक्शन है उन्हें बहुत मजबूत करते हैं, और बार बार अभ्यास से दिमाग के नए कनेक्शन बनते हैं, और ध्यान और फोकस बढ़ता है इन गेम्स से। गेम खेलते समय ध्यान केंद्रित भी करना पड़ता है, जिससे क्या होता है कि बुजुर्गों की जो एकाग्रता है वो भी बेहतर बन सकती है। बिल्कुल बढ़ जाती है, और डिमेंशिया का जोखिम कम हो सकता है। नियमित मानसिक गतिविधियां जैसी अल्जाइमर डिजीज जैसी बीमारियों की प्रगति को भी वो धीमा कर
कर सकती हैं। और बुजुर्गों के लिए कुछ अच्छे मेमोरी गेम्स जैसे पजल गेम्स होते हैं, जिंगल पजल होता है, सुडोकू जो हमारे बहुत साथी सखियां खेलती भी हैं, कार्ड मैचिंग गेम्स होता है जिसमें तस्वीर या नंबर मिलाना है, या शब्द खेल, क्रॉसवर्ड या वर्ड सर्च, इस तरह के जो गेम होते हैं। सुबह सुबह आपने देखा होगा मंदाकिनी जी कि पेपर में निकलते हैं जब तो शब्द पहेली वगैरह तो हमारे वर्ग पहेली के रूप से आते हैं और उन्हें हम भरते हैं, दिमाग पर बहुत जोर लगाते हैं कि क्या शब्द जुड़ेगा, और बहुत से लोग लगातार भरते हैं और हमारे जो बड़े लोग हैं वो लोग करते देखे गए सुबह सुबह पेन लेके पेंसिल लेकर करते हैं। तो और उनकी जो शब्दावली इतनी समृद्ध हो जाती है उसको भरते भरते कि आप दिमाग को यूज में लाते हैं, और जब आपका दिमाग भी जो है मजबूत हो जाता है। और इन सब बातों को करने का एक ये भी जरिया है कि मतलब हम ध्यान दिलाना चाहते हैं कि अपने घर में जो भी हमारे बुजुर्ग हैं उनके साथ हम बैठे बातें करें, उनके पुराने अनुभव सुने, उनके किस्से सुने, कहानियां सुने, और उनको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और उनके जो दोस्त हैं उनको बुलाएं, अगर बिछड़ गए तो उनको कैसे भी करके ढूंढ के बुलाएं, एक पार्टी जैसा आयोजन करें जिससे कि उनका इनसे भी ज्यादा मनोरंजन हो। क्योंकि देखिए ये बात आपका कहना सही है कि ये जो गेम्स हैं वो तो जरूरी हैं, लेकिन 24 घंटे वो नहीं खेलना चाहिए। बुजुर्ग हैं और उन्हें हम उनके दोस्तों से मिलवा सकते हैं, उन्हें बाहर घुमा सकते हैं, वॉक पर ले जा सकते हैं, छोटी छोटी पिकनिक पर उनको ले जा सकते हैं, जैसे भी संभव हो सकता है। तो उनका जो है दिमाग भी दुरुस्त होगा, क्योंकि बाहर की रौनक देखेंगे, मौसम का बदलाव देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, प्रकृति के बीच में रहेंगे तो उन्हें और अच्छा लगेगा। और तो उनको जो मनपसंद गाने हैं उनके वो आप उनको सुनवाएं, और साथ में जो वो संगीत प्रेमी है और जो उनको अगर कोई पुरानी फिल्म देखने का मन है जो कभी उन्होंने देखी थी, उन्हें वापस याद आ रही है, तो वापस आप उस फिल्म को लगाएं, उनके साथ बैठकर एंजॉय करें, कुछ चटपटी चीजें उनके पसंद की चीजें बना के रखें। तो ऐसा नहीं सोचना है कि वो बुजुर्ग हैं तो उन्हें तो अब चटपटा खाना देना ही नहीं है। अगर कभी ऐसा मौका मिल जाए तो आप उन्हें थोड़ा सा उनकी पसंद का खाना दे सकते हैं। और साथ ही एक बात और है मंजरी, इन सबसे बड़ी बात एक है कि उनके अनुभव सुने। उनके अनुभव सुनकर हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जब वो अपने अनुभव हमें बताएंगे ना तो उन्हें भी अच्छा लगेगा कि हमारे सामने बैठा हमारा बच्चा या हमारा पोता, हमारा नाती हमसे हमारे अनुभव पूछ रहा है, तो उन्हें भी पुरानी याद खंगालने का मौका मिलेगा। और आपको उनको सुनकर क्या मिलेगा ये आप समझ सकते हैं। और जब परिवार के लोग एक साथ बैठते हैं, सारे रिश्ते एक साथ बैठते हैं, तो उसका जो माहौल होता है वो बहुत ही अलग होता है। सब हंसी करते हैं, ठहाके लगाते हैं, तो जो हमारे जो बड़े हैं, उन बुजुर्ग हैं, उनकी आंखों में जो चमक आती है उस माहौल को देख के कि बहू भी गा रही है, बेटा भी गा रहा है, बेटी भी गा रही है, चाची काकी सभी इंजॉय कर रहे हैं, तो वो एक अलग सा दृश्य लेकिन अब क्या है कि ये दुनिया भी काल्पनिक हो गई है मंजरी। जो आप जिस दुनिया की बात कर रही है, बड़े शहरों में तो खासतौर से ऐसा माहौल देखने को नहीं मिलता, क्योंकि छोटी छोटी फैमिली है और अपना बच्चा अपना परिवार वाली स्थिति हो गई है। बुजुर्ग दंपतियां अकेले रह रही हैं। आप सोचिए उनकी स्थिति क्या होती होगी जब उनको कोई बोलने वाला नहीं मिलता होगा, पड़ोस में बीमार होने पर कोई देखने वाला नहीं मिलता होगा, डॉक्टर के पास ले जाने वाला नहीं मिलता होगा, तो वो क्या करते होंगे। ये तो बड़ा सोचनीय विषय है। क्या मिलेगा ये आप समझ सकते हैं। और जब परिवार के लोग एक साथ बैठते हैं, सारे रिश्ते एक साथ बैठते हैं, तो उसका जो माहौल होता है वो बहुत ही अलग होता है। सब हंसी करते हैं, ठहाके लगाते हैं, तो जो हमारे जो बड़े हैं, उन बुजुर्ग हैं, उनकी आंखों में जो चमक आती है उस माहौल को देख के कि बहू भी गा रही है, बेटा भी गा रहा है, बेटी भी गा रही है, चाची काकी सभी इंजॉय कर रहे हैं, तो वो एक अलग सा दृश्य लेकिन अब क्या है कि ये दुनिया भी काल्पनिक हो गई है मंजरी। जो आप जिस दुनिया की बात कर रही है, बड़े शहरों में तो खासतौर से ऐसा माहौल देखने को नहीं मिलता, क्योंकि छोटी छोटी फैमिली है और अपना बच्चा अपना परिवार वाली स्थिति हो गई है। बुजुर्ग दंपतियां अकेले रह रही हैं। आप सोचिए उनकी स्थिति क्या होती होगी जब उनको कोई बोलने वाला नहीं मिलता होगा, पड़ोस में बीमार होने पर कोई देखने वाला नहीं मिलता होगा, डॉक्टर के पास ले जाने वाला नहीं मिलता होगा, तो वो क्या करते होंगे। ये तो बड़ा सोचनीय विषय है। लेकिन हाँ, छोटे शहरों में अभी भी ये परंपरा कायम है जहाँ भरा पूरा परिवार होता है, सब मिलजुल कर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो चलिए गीत सुनते हैं, फिर हम इस पर फिर बातें करते हैं। चलिए। छोटे शहरों में अभी भी ये परंपरा कायम है जहाँ भरा पूरा परिवार होता है, सब मिलजुल कर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो चलिए गीत सुनते हैं, फिर हम इस पर फिर बातें करते हैं। चलिए। हमें बचपन याद आ गया अपना।
जी। और हमारे एक साथी लिखते हैं, बुजुर्गों की याददाश्त बढ़ाने के लिए कुछ तरीके हैं जिनके हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे उन्हें बादाम खिलाएं और उनके साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताएं। और ऐसा कर सकते हैं कि अगर वो कोई चीज जल्दी भूल रहे हैं तो आप उनको याद दिलाते रहें। साथ ही साथ हमें क्या करना होगा, ना कि उनकी याददाश्त को कमजोर ना हो पाए, तो उन्हें तनाव से दूर रखना होगा। बिल्कुल सही बात है। अगर वो तनाव में रहेंगे तो बहुत ज्यादा बोलते जाएंगे, लेकिन अगर तनाव से दूर रहेंगे तो उनकी याददाश्त में भी इसका असर पड़ेगा और वे भी कमजोरी नहीं हो, उन्हें कमजोरी भी नहीं होगी। अगर ये चीज ज्यादा हो रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट करें। हो सकता है कि ये अल्जाइम में उनके उसके लक्षण हो जो कि आगे चलकर बहुत खतरनाक हो सकते हैं। तो इन्होंने उस तरफ ध्यान दिलाया कि हम उनके साथ साथ उनकी देखभाल के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान दें। अच्छा भोजन भी खिलाएं। सबसे बड़ी बात है कि बुढ़ापा हजारों बीमारियों को जन्म दे देता है कई जगह। कुछ बुजुर्ग तो आज भी बहुत स्वस्थ हैं, लेकिन ज्यादातर हमने देखा है कि बीमारियां कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिल जाती हैं। तो उन्हें अच्छा भोजन दें। अच्छी याददाश्त के लिए उनको खुश रखना बहुत जरूरी है। आपने उनको तनाव में रख दिया और फिर आप उनको अच्छा भोजन भी दे रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। बल्कि मुझे लगता है कि उस उम्र में ही क्यों, हर उम्र में, हर पहले से ही वैसे तो मंजरी घर का हर सदस्य एक दूसरे को खुश रखे, ये तो जरूरी है, लेकिन होता नहीं है ना। ऐसा होता नहीं है। घर में तनाव होते ही हैं और कहीं ना कहीं विचार विभेद जो भी हैं ये चीजें चलती हैं, लेकिन इन चीजों से ऊपर उठकर हमें जीना पड़ता है ना घर परिवार में। तो जो हमारे माता पिता हैं, जो दादा दादी हैं, उन्हें खुश रखना चाहिए, स्वस्थ रखना चाहिए। खुश रखने का मतलब यही है कि आप उनसे अच्छा बर्ताव करें, उन्हें वक्त दें, उनकी इज्जत करें, उनका सम्मान करें, समय समय पर उन्हें दवाइयाँ, भोजन, सब चीजें करें। तो वो अपने आप में ही हो जाएगा कि आपने उन्हें अच्छा रखा है और वो टेंशन में नहीं है। एक श्रोता लिखते हैं कि बुजुर्गों की याददाश्त को और दिमागी सक्रियता बढ़ाने के लिए मेमोरी गेम्स, पहेलियां और कार्ड गेम्स बेहतरीन उपाय है। और कई खेलों के नाम भी इन्होंने लिखे हैं और इनसे अभ्यास, याददाश्त में सुधार हो सकता है। ये खेल संज्ञानात्मक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं, एकाग्रता बढ़ाते हैं और डिमेंशिया जैसी जो बीमारियां हैं उनको कम करने में भी मदद कर लेते हैं। और जो इन्होंने गेम लिखे हैं ना, उसमें जैसे दिमागी खेल लिखा है, क्रॉसवर्ड पहेलियां हैं और सुडोकू जिसकी हमने बात करी थी, जिग्सा पहेलियां भी इन्होंने लिखा है। कार्ड गेम है जैसे ब्रिज है, सॉलिटेयर या मेमोरी कार्ड मैचिंग गेम्स जो होते हैं वो कराएं। और बिंगो एक सामाजिक खेल है जो एकाग्रता और स्मृति दोनों को चुनौती देता है। शतरंज अक्सर देखा गया शतरंज खेलते हुए। और बोर्ड गेम्स, सांप सीढ़ी है, मोनोपोली जैसे खेल मानसिक चबलता बनाए रखते हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से, और वर्ड जो होता है एक दैनिक शब्द पहेली जो शब्दावली को तेज करती है, इस तरह के भी हम उनको गेम खिला सकते हैं। बिल्कुल खिला सकते हैं। और कहानी याद करके सुनाना बड़ा रोचक गेम है, जो छोटी छोटी कहानी सुनाए, बाद में उनसे उस कहानी को दोहराने को कहें, जिससे उनकी मेमोरी और भाषा दोनों में सुधरता है। और जो हमारे बुजुर्ग हैं जो खुद कहानी कह सकते हैं, तो उनसे कहें कि उनके पास बैठ के कहें कि आप आज कोई कहानी सुनाइए। बिल्कुल, हमारे बुजुर्गों से हम सुना करते थे जब हम छोटे थे, तो अपने नाना नानी से, दादा दादी से हम कहानियां सुना करते थे कि नानी कोई कहानी सुनाओ ना। और रात, मुझे याद है मंजरी, हर रात एक कहानी सुनकर ही हम सोते थे, है ना। तो ऐसे ही आज भी हमारे जो बच्चे हैं वो इन बुजुर्गों के पास बैठ सकते हैं। उनसे कहो कि चलिए हमारे जो बुजुर्ग हैं उनसे कहानी सुने, उनसे बातें करें, उनसे पढ़ाई की बात भी करें, क्योंकि वो अपने अनुभव बताएंगे कि किस तरह वो पढ़ाई किया करते थे। और वही अनुभव हमारे लिए बहुत काम आते हैं। बहुत बड़ा, आगे हर मुसीबत में, हर कठिनाई में याद आता है कि हमारे बाबा ने ये कहा, दादी ने ये कहा, हमारे पापा ने ये कहा, हमारे चाचा ने ये कहा। तो ये चीजें सीखने वाली होती है, उनसे ही हम सीखते हैं। उनसे जो अनुभव हम लेंगे वो हमारे लिए आगे बहुत ही बड़ा काम करेंगे। एक संदेश पढ़ते हैं, फिर गाना सुनते हैं। हम लिखते हैं कि बुजुर्गों की याददाश्त बढ़ाने के लिए मेमोरी गेम्स, चाहे शहर हो या गांव, आजकल सबसे बड़ी समस्या है कि समय, इस व्यस्त जीवन में थोड़ा सा समय हमें अपने बड़े बुजुर्गों के लिए निकालना चाहिए। मतलब समय नहीं रहता है। उनकी देखभाल के साथ साथ प्रयास करें कि वे तनाव मुक्त रहें, इसलिए इंडोर और आउटडोर गेम्स की व्यवस्था करें और इसी बहाने उनके साथ समय बिताएं। बिल्कुल बिल्कुल। वक्त है एक अंतराल का।
इस अंतराल के बाद हमारे सभी सखियों और सखाओं का स्वागत है। जी, स्वागत करते हैं और सुनते हैं कथा सुधा में। बिल्कुल, कथा सुधा में आज कहानी है सुखमय जीवन, और मंजरी आज हम इसका भाग दूसरा सुनवा रहे हैं। कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। कथा सुधा में आज हम लेकर आए हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी सुखमय जीवन। सुखमय जीवन व्यवहारिक ज्ञान के एक ऐसे कोण पर प्रकाश डालती है कि सुनने वाले पढ़ने वाले अंत तक कहानी से बंधे रहते हैं, और जब कहानी समाप्त होती है तो उनके चेहरे पर एक मुस्कान खिल जाती है। तो आइए आज सुनते हैं इस कहानी का दूसरा और अंतिम भाग। जयदेव ने LLB की परीक्षा दी है और परिणाम का इंतजार कर रहा है। तरह तरह के विचारों से सिर घूमने लगता है तो वो अपनी साइकिल उठाकर खेतों की हवा खाने निकल पड़ता है। 3-4 मील जाने के बाद उसे शांति मिलती है, तभी अचानक बाइसिकल की फूंक निकल जाती है, यानी बाइसिकल पंचर हो जाती है। मुलाकात होती है एक कन्या से। कन्या उसे अपने चाचा जी के घर ले जाती है। मैं जयदेव शरण वर्मा हूँ, आपके चाचा जी। ओहो, बाबू जयदेव शरण वर्मा BA, जिन्होंने सुखमय जीवन लिखा है। मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए। आपको पता है, मैंने आपकी पुस्तक पढ़ी है, और चाचा जी तो उसकी प्रशंसा किए बिना एक दिन भी नहीं जाने देते। वो आपसे मिलकर बहुत खुश होंगे। बिना भोजन किए तो आपको जाने ही नहीं देंगे, और आपके ग्रंथ को पढ़ने से हमारा परिवार सुख कितना बड़ा है, मैं इस पर तो कम से कम 2 घंटे तक व्याख्यान देंगे ही। अब चाचा जी के घर जाकर क्या होता है, आइए सुनते हैं। किसी भी स्त्री के सामने उसके नैहर की बड़ाई कर दे और लेखक के सामने उसके ग्रंथ की। ये प्रिय बनने का अमोघ मंत्र है। जिस साल BA पास किया था, उस साल जयदेव को कुछ लिखने की धुन लगी थी। लॉ कॉलेज के फर्स्ट ईयर में सेक्शन और कोड की परवाह न करके एक सुखमय जीवन नाम की पोथी लिख चुका था। समालोचकों ने आड़े हाथों लिया था और वर्ष भर में 17 प्रतियां बिकी थीं। आज बड़ी कदर हुई कि कोई उसका सराहने वाला तो मिला। इतने में जयदेव और कमला बरामदे में पहुंचे, जहां पर कंटोप पहने दाढ़ी रखे एक अधेड़ महाशय कुर्सी पर बैठे पुस्तक पढ़ रहे थे। बालिका बोली, चाचा जी, आज आपके बाबू जयदेव शरण वर्मा BA को साथ लेकर आई हूँ। अच्छा? इनकी बाइसिकल बेकाम हो गई है। अपने प्रिय ग्रंथकार से मिलाने के लिए कमला को धन्यवाद मत दीजिए, बल्कि दीजिए धन्यवाद इनके पंप भूल आने को। वृद्ध ने जल्दी ही चश्मा उतारा और दोनों हाथ बढ़ाकर अपने प्रिय जयदेव महोदय से मिलने के लिए पैर बढ़ा दिए। कमला, जरा जल्दी अपनी माता को बुला ला। अरे आइए बाबू साहब, आइए। जी, नमस्ते। मुझे आपसे मिलने की बड़ी उत्कंठा थी। मैं गुलाब राय वर्मा हूँ जी। पहले कमिश्नरेट में हेड क्लर्क था। अब पेंशन लेकर इस एकाकी स्थान में रहता हूँ। 2 गौ रखता हूँ और कमला और उसके भाई प्रबोध को पढ़ाता हूँ। अच्छा। मैं ब्रह्म समाजी हूँ। मेरे यहाँ पर्दा नहीं है। कमला ने हिंदी मिडिल पास कर लिया है। हमारा समय शास्त्रों को पढ़ने में बीतता है।
मेरी धर्म पत्नी भोजन बनाती और कपड़े सी लेती है। मैं उपनिषद और योग वशिष्ठ का तर्जुमा पढ़ा करता हूँ। स्कूल में लड़के बिगड़ जाते हैं, प्रबोध को इसीलिए घर पर पढ़ाता हूँ। अच्छा। इतना परिचय दे चुकने पर वृद्ध ने श्वास लिया। जयदेव को इतना ज्ञान हुआ कि कमला के पिता उन्हीं की जाति के हैं। जो कुछ उन्होंने कहा था उसकी ओर तो जयदेव के कान नहीं थे। हाँ, कान उधर थे जिधर से माता को लेकर कमला आ रही थी। आपका ग्रंथ बड़ा ही अपूर्व है। जी धन्यवाद। दाम्पत्य सुख चाहने वालों के लिए लाख रुपए से भी अनमोल है। धन्य है आपको। स्त्री को कैसे प्रसन्न रखना, घर में कलह कैसे नहीं होने देना, बाल बच्चों को क्यों कर सच्चरित्र बनाना, इन सब बातों में आपके उपदेश पर चलने वाला पृथ्वी पर ही स्वर्ग सुख भोग सकता है। पहले कमला की माँ और मेरी कभी कभी खटपट हो जाया करती थी। उसके ख्याल अभी पुराने ढंग के हैं। जी जी। पर जब से मैं रोज भोजन पीछे आध घंटे तक आपकी पुस्तक का पाठ सुनाने लगा हूँ, तब से हमारा जीवन हिंडोले की तरह झूलते झूलते बीतता है। जयदेव को कमला की माँ पर दया आई, जिसको वो कूड़ा करकट रोज सुनना पड़ता होगा। अब सोचा कि हिंदी के पत्र संपादकों में ये बूढ़ा क्यों ना हुआ। यदि होता तो आज जयदेव की तूती बोलने लगती। आपको गृहस्थ जीवन का कितना अनुभव है जी। आप सब कुछ जानते हैं। भला इतना ज्ञान कभी पुस्तकों में मिलता है? कमला की माँ कहा करती थी कि आप केवल किताबों के कीड़े हैं, सुनी सुनाई बातें लिख रहे हैं। हाँ। मैं बार बार ये कहता था कि इस पुस्तक के लिखने वाले को परिवार का खूब अनुभव है। मगर धन्य है आपकी सहधर्मिणी जी। आपका और उसका जीवन कितना सुख से बीतता होगा। और जिन बालकों के आप पिता हैं वे कैसे बड़भागी हैं कि सदा आपकी शिक्षा में रहते हैं। सुनिए। और आप जैसे पिता का उदाहरण देखते हैं। क्या हो। जयदेव के मन में आया कि कह दूं कि अभी मेरा 25वां वर्ष चल रहा है। कहाँ का अनुभव और कहाँ का परिवार। फिर सोचा कि ऐसा कहने से ही वृद्ध महाशय की निगाहों से उतर जाऊंगा। कमला की माँ सच्ची हो जाएगी कि बिना अनुभव के छोकरे ने गृहस्थ के कर्तव्य धर्मों पर पुस्तक लिख मारी है। ये सोचकर जयदेव मुस्कुरा दिया और ऐसा मुंह बनाने लगा कि वृद्ध ने समझा कि अवश्य संसार समुद्र में गोते मारकर नहाया हुआ है ये जयदेव। वृद्ध ने उस दिन जयदेव को जाने नहीं दिया। कमला की माता ने प्रीति के साथ भोजन कराया और कमला ने पान ला कर दिया। न अब काला नगर की मलाई की बर्फ याद आ रही थी, न सन के मित्र की। चाचा जी की बातों में ही फी सैकड़े 70 तो जयदेव की पुस्तक और उनके रामबाण लाभों की प्रशंसा थी, जिसको सुनते सुनते जयदेव के कान दुख गए। फी सैकड़े 25 वो जयदेव की प्रशंसा और पति जीवन पितृजीवन की महिमा गा रहे थे। काम की बात बस 20वां हिस्सा थी, जिससे मालूम पड़ा कि अभी कमला का विवाह नहीं हुआ है। उसे अपने फूलों की क्यारियों को संभालने का बड़ा प्रेम है। सखी के नाम से महिला मनोहर मासिक पत्र में लेख भी लिख दिया करती है। सायकाल को जयदेव बगीचे में टहलने निकला। देखता क्या है, एक कोने में केले के झाड़ों के नीचे मोतिये और रजनीगंधा की क्यारियां हैं और कमला उसमें पानी दे रही है। सोचा कि यही समय है, आज मरना है या जीना है। उसको देखते ही जयदेव के हृदय में प्रेम की अग्नि जल उठी और दिन भर वहां रहने से वो धधकने लग गई थी। 2 ही पहर में जयदेव बालक से युवा हो गया था। अंग्रेजी महाकाव्यों में, प्रेममय उपन्यासों में और कोर्स के संस्कृत नाटकों में जहां जहां प्रेमिका प्रेमी का वार्तालाप पढ़ा था, वहां वहां का दृश्य स्मरण करके वहां वहां के वाक्यों को घोंक रहा था। पर यह निश्चय नहीं कर सका कि इतने थोड़े परिचय पर
बात कैसे करनी चाहिए। अंत में अंग्रेजी पढ़ने वाले की धृष्टता ने आर्य कुमार की शालीनता पर विजय पाई और चपलता कहिए, बेसमझी कहिए, ढीठपन कहिए, पागलपन कहिए, दौड़कर कमला का हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई, डोलची उसके हाथ से गिर पड़ी और जयदेव ने उसके कान में कहा, आपसे एक बात कहनी है। क्या? यहाँ भला कहने की कौन सी बात है? जब से आपको देखा है तब से। बस चुप करो, ऐसी धृष्टता। अब वचन प्रवाह उमड़ चुका था। जयदेव स्वयं नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है, पर लगा बकने। सुनिए तो। प्यारी कमला, तुम मुझे प्राणों से बढ़कर हो। प्यारी कमला, मुझे अपना भ्रमर बनने दो। मेरा जीवन तुम्हारे बिना मरुस्थल है, उसमें मंदाकिनी बनकर बहो। मेरे जलते हुए हृदय में अमृत की पट्टी बन जाओ। जब से तुम्हें देखा है मेरा मन मेरे अधीन नहीं है। मैं तब तक शांति न पाऊंगा जब तक तुम। आपको ऐसी बातें कहते लज्जा नहीं आती? धिक्कार है आपकी शिक्षा को, धिक्कार है आपकी विद्या को। इसी को आपने सभ्यता मान रखा है कि किसी अपरिचित कुमारी से एकांत ढूंढकर ऐसा घृणित प्रस्ताव करे। तुम्हारा ये साहस कैसे हो गया? तुमने मुझे क्या समझ रखा है? सुखमय जीवन का लेखक और ऐसा घृणित चरित्र? चुल्लू भर पानी में डूब मरो, अपना काला मुंह मत दिखाओ। अभी अभी चाचा जी को बुलाती हूँ। जयदेव बस सुनता जा रहा था। सोचने लगा, क्या मैं स्वप्न देख रहा हूँ? ये अग्निवर्षा किस अपराध पर? तो फिर जयदेव ने भी हाथ नहीं छोड़ा। कहा, सुनो कमला, यदि तुम्हारी कृपा हो जाए तो सुखमय जीवन। देखा तेरा सुखमय जीवन जी। आस्तीन के सांप पापात्मा। मैंने साहित्य सेवी जानकर और ऐसे उच्च विचारों का लेखक समझकर तुझे अपने घर में घुसने दिया और तेरा विश्वास और सत्कार किया। प्रच्छन्न पापिन, वक्दंभिक, बिडाल वर्तक, मैंने तेरी सारी बातें सुन ली है। चाचा जी आकर लाल लाल आंखें दिखाकर क्रोध से कांपते हुए कहने लगे, शैतान, तुझे यहाँ आकर माया जाल फैलाने का स्थान मिला। उफ, मैं तेरी पुस्तक से चला गया। पवित्र जीवन की प्रशंसा में फॉर्मों के फॉर्म काले करने वाले तेरा ऐसा हृदय जी, कपटी विष के घड़े। उनका धारा प्रवाह बंद ही नहीं होता था। पर कमला की गालियां और थीं और चाचा जी की और। फिर तो जयदेव ने भी गुस्से में आकर कहा, बाबू साहब, जबान संभाल कर बोलिए। आपने अपनी कन्या को शिक्षा दी है और सभ्यता सिखाई है। मैंने भी शिक्षा पाई है और कुछ सभ्यता सीखी है। आप धर्म सुधारक हैं। यदि मैं उसके गुण रूपों पर आसक्त हो गया तो अपना पवित्र प्रणय उसे क्यों न बताऊं? पुराने ढर्रे के पिता दुराग्रही होते सुने गए हैं। आपने क्यों सुधार का नाम लजाया है? तुम सुधार का नाम मत लो, तुम तो पापी हो। सुखमय जीवन के कर्ता होकर। अरे भाड़ में जाए सुखमय जीवन, उसी के मारे नाको दम है। सुखमय जीवन के कर्ता ने क्या ये शपथ खा ली है कि जन्म भर कुंवारा ही रहे? क्या उसे प्रेम भाव नहीं हो सकता? क्या उसमें हृदय नहीं होता? जीवन भर कुंवारा है? काहे की? मैं तो आपकी पुत्री से निवेदन कर रहा था कि जैसे उसने मेरा हृदय हर लिया है, वैसे यदि अपना हाथ मुझे दे दे तो उसके साथ सुखमय जीवन के उन आदर्शों का प्रत्यक्ष अनुभव करूं जो अभी तक मेरी कल्पना में है। पीछे हम दोनों आपकी आज्ञा मांगने आते, आप तो पहले ही दुर्वासा बन गए। तो आपका विवाह नहीं हुआ है? नहीं। आपकी पुस्तक से तो जान पड़ता है कि आप कई वर्षों से गृहस्थ जीवन का अनुभव रखते हैं। तो कमला की माता ही सच्ची थी। हाँ, ये बात सही है कि कमला की माता सच्ची थी। इतनी बातें हुई थी, पर न मालूम क्यों कमला का हाथ नहीं छोड़ा था जयदेव ने। इतनी गर्मी के साथ शास्त्रार्थ हो चुका था, परंतु वो हाथ जो क्रोध के कारण लाल हो गया था, जयदेव के हाथ में ही पड़ा हुआ था।
अब उसमें सात्विक भाव का पसीना आ गया था और कमला ने लज्जा से आंखें नीची कर ली थीं। विवाह के पीछे कमला कहा करती थी, नामालूम विधाता की किस कला से उस समय मैंने तुम्हें झटक कर अपना हाथ नहीं खींच लिया। कमला के दोनों हाथों को खींचकर जयदेव ने अपने दोनों हाथों के संपुट में ले लिए और कमला ने उसे हटाया नहीं और इस तरह चारों हाथ जोड़कर वृद्ध से कहा, चाचा जी, उस निकम्मी पोथी का नाम मत लीजिए। बेशक कमला की माँ सच्ची हैं। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक पहचान सकती हैं कि कौन अनुभव की बातें कह रहा है और कौन हाँक रहा है। आपकी आज्ञा हो तो कमला और मैं दोनों सच्चे सुखमय जीवन का आरंभ करें। क्यों नहीं? 10 वर्ष पीछे मैं जो पोथी लिखूंगा उसमें किताबी बातें ना होंगी, केवल अनुभव की बातें होंगी। ये बात तो है। वृद्ध ने जेब से रुमाल निकालकर चश्मा पोंछा और अपनी आंखें पोंछी। आंखों पर कमला की माता के विजयी होने के क्षोभ के आंसू थे या घर बैठी पुत्री को योग्य पात्र मिलने के हर्ष के आंसू, राम जाने। दोनों मेरे पीछे पीछे चले आओ। कमला, हाँ? तेरी माँ ही सच कहती थी। कमला, नेहा शर्मा। चाचा जी, जी श्याम। सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी। प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह। प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। परिकल्पना और निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। हाँ तो मंजरी, देखिए अब हमारे साथियों ने साइकिल के ऊपर बहुत सारी बातें लिखकर भेजी है। हमारे साथी लिखते हैं कि तब घर में एक ही साइकिल हुआ करती थी, बाद में फिर एक नई साइकिल खरीदी गई थी। भैया साइकिल चलाना सीख गया था पर मैं नहीं जानती थी। वही मुझे साइकिल दोपहर में सिखाता था। मैदान पर एक दिन बुरी तरह चेन में अंगूठा फंसा और चोटिल हो गया। घर में बहुत डांट पड़ी और स्कूल में भी पड़ी। नानी बोली हाथ पैर टूट जाएगा, तो जबकि दोनों हाथ टूट चुका था तो कोई शादी नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसी बातें कही जाती थी। अब पता नहीं उस समय शादी ना होने का डर या कौन सी डर था कि साइकिल चलाने की कोशिश नहीं की। वाकई में अगर एक बार कोई डरा देता है तो फिर हिम्मत जवाब दे जाती है। वही एक श्रोता लिखते हैं कि बचपन की दोस्त साइकिल केवल 2 पहियों की सवारी नहीं बल्कि आजादी, रोमांच और बेफिक्री का प्रतीक है। ये हवा से बातें करने, बिना मंजिल के घूमने, कैंची मारकर चलाने और पहली बार बैलेंस सीखने के सुनहरे यादों से जुड़ी है। ये वो साथी थी जो घुटने छिलने के बावजूद मुस्कुराना सिखाती थी और दोस्तों के साथ शाम की महफिल जमाती थी। साइकिल से जुड़ी यादें, सीखने का रोमांच तब साइकिल घर के बड़ों की होती थी जो हमारी कद से बहुत ऊंची होती थी और कैंची चलाकर या सीट के नीचे से पैर डालकर सीखी जाती थी। बेफिक्र सफर, साइकिल में ब्रेक या घंटी न होने पर भी बेधड़क चलाना और दोस्तों के साथ गलियों में रेस लगाना। दोस्ती और सहारे के लिए भी एक प्रसिद्ध थी। पीछे दोस्त का सपोर्ट और बैलेंस बनाते हुए पहली बार पैडल मारना जो आत्मविश्वास सिखाता था, और साइकिल चलाना यानी हवा से दोस्ती करना और बिना किसी मंजिल की चिंता किए घूमना फिरना। और एक साथी लिखते हैं कि बचपन हर गम से बेगाना होता है और साइकिल की बात तो हो तब गम और भी सुहाना हो जाता है। घर में हम बच्चे अनेक और साइकिल सिर्फ एक हुआ करती थी। वो भी बड़ी सीखने में बड़ी असुविधा होती थी और मौका भी कम मिलता था। हम सभी बच्चे मेहमानों से गिफ्ट में मिले 50 पैसा या 1 रुपया जो भी उन दिनों बड़ा हुआ करता था उसे बचाकर रखते थे। उसमें से किराए पर छोटी साइकिल लेकर सीखने खुले मैदान में चले जाते थे। उन दिनों 1 घंटे का किराया 8 आना हुआ करता था। सभी बारी शीट पर बैठकर चलाकर या धक्का मारकर सीखते थे। गिरते संभलते मकड़ी की तरह लगे रहते थे, तब जाकर सीखे। और एक श्रोता ने लिखा है कि बचपन में जब साइकिल चलाते थे तो मंजिल की नहीं बस हवा से दोस्ती की चिंता होती थी। आज वही साइकिल फिर पुकार रही है, चलो फिर से कुछ बदले, स्वास्थ्य के लिए, पर्यावरण के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए, बेहतर कल के लिए। सच बचपन की साइकिल तो हमारी सच्ची दोस्त थी। वहाँ कितना मजा आता था जब हम अपनी साइकिल लेकर निकलते, फिर तो लगता था हवा से बातें कर रहे हैं। साइकिल मेरे स्कूल कॉलेज के साथ ही रही। जब छोटी थी तो मेरे घर मेरे अंकल के दोस्त आते थे, उनकी साइकिल छोटी थी तभी वो आते तो मैं उनकी साइकिल लेकर निकल जाती और उसी साइकिल से मैंने साइकिल चलाना सीख लिया। इसके बाद तो इंतजार करती कि मम्मी बाहर का कोई काम बताए और मैं साइकिल लेकर निकल जाऊं। स्कूल कॉलेज साइकिल से ही जाती थी, फिर भी घर आकर इंतजार करती साइकिल लेकर बाहर निकलने की। हम
सभी जो है मिलते थे कजिन्स, तो कॉलोनी के घरों से साइकिल मांग कर सब एक साथ साइकिल लेकर निकल भी जाते थे। और एक साथी लिखते हैं कि साइकिल बिल्कुल सही है मेरी बचपन की दोस्त, क्योंकि पहले बहुत छोटा था, किराए पर साइकिल चलाया करता था 50 पैसे 1 घंटे। फिर पेरेंट्स ने लेकर दी तो मुंबई में स्कूल था वहां पर साइकिल से जाया करता था। फिर अजमेर में स्कूल और कॉलेज साइकिल पर जाया करता था। स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। अभी भी रात में साइकिल चलाया करता हूँ। बेटे भी आसपास साइकिल पर ही जाते हैं। सखी सहेली की सखी यानी मेरी धर्म पत्नी ने बचपन में खूब साइकिल चलाई, परंतु अब भूल गई हैं। कुछ दिनों पहले साइकिल चलाने को दी तो धड़ाम से गिर गई। फिर से मुझे अपनी धर्म पत्नी को सिखाना पड़ेगा। बिल्कुल आप सिखाइए साइकिल, क्योंकि साइकिल चलाने में बहुत मजा आता है। बिल्कुल बिल्कुल, स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी भी है। और एक श्रोता लिखते हैं कि मैंने साइकिल चलाना खुद से सीखा, क्योंकि मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था। बस पिताजी ने साइकिल दिला दी और कहा चलाना। अब मैं क्या करती, तो मैंने एक तरफ पत्थर पर पैर रखा और साइकिल पर बैठ गई। पेडल मारने शुरू किए तो साइकिल चलने लगी। हैंडल थोड़ा बहुत डगमगाया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, चलती गई। अब मुझे साइकिल से उतरना नहीं आता था। वो आज भी याद है कि मैं उतरते समय गिर पड़ी और मेरे घुटने छिल गए, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और लगातार 2 घंटे चलाने पर अच्छी साइकिल चलाना सीख गई। आज मैं सब कुछ चला लेती हूँ, लेकिन वो दिन मुझे आज भी याद है जब साइकिल चलाने पर ऐसा लगता था कि मेरे पंख लग गए। इतना रोमांचकारी था साइकिल चलाना। चलिए फिर एक गीत सुन लेते हैं। बिल्कुल, एक आध और अगर श्रोता लिखते हैं तो बताइए ना। जी, एक लिखते हैं कि हमने तो साइकिल बहुत छोटे थे तभी सीख ली थी। पापा ने उस समय जो साइकिल चलती थी बड़ी फेमस थी, तो वो उन्हें लाके दी थी। उससे पहले कैंची चलाना सीखा, फिर धीरे धीरे डंडे पर बैठकर चलाना भी आ गया। साइकिल ऊंची रहती थी और पैडल तक पैर पहुंचते नहीं थे, तो पीछे से कोई धक्का लगाता था, हम साइकिल चलाते थे। ऊंचाई से ढलान पर साइकिल उतारने में बहुत मजे आते थे। एक ही बार ढलान पर तेजी से साइकिल उतारते हुए साइकिल स्लिप हो गई थी और बहुत लगी। बड़े होने के बाद मैं तो 3 साल कॉलेज में साइकिल से ही मतलब वो आई गई। वाकई में साइकिल जब हम लोग ने भी चलाई है तो पत्थर पे खड़े होके पैर रख के उधर से साइकिल चलाई, लेकिन मुझे था कि उतरना नहीं आता, तो सीधे सीधे तो कितनी दूर तक चले जाते थे चलाते चलाते और गिर पड़ते थे और घुटने वाकई छिल जाते थे, लेकिन कभी चिंता नहीं होती थी। लंगड़ाते हुए चल लेते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। पट्टी बंधा लेते थे, दवाई लगा लेते थे, मम्मी पापा की पिटाई भी खा लेते थे। वो की केर सूखी जो है 50 ग्राम, सांगरी 100 ग्राम, तेल, हींग, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, नमक, साबुत लाल मिर्च, दही और अपने अंदाज से लेंगे सारे मसाले। और केर सागरी को अच्छी तरह से धोकर रात भर कम से कम 8 घंटे पानी में भिगो दें और अगले दिन साफ पानी में 5 से 7 मिनट इसे उबाल लें और छान लें। और कढ़ाई में तड़के के लिए आप तेल गरम करें, उसमें हींग, जीरा, साबुत लाल मिर्च डालकर भूनें और जो मसाले हमने बताए थे हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, वो डालें और तुरंत पानी डाल दें ताकि मसाले जरे नहीं। अब केर सांगरी इसमें डाल के मिलाइए और इसमें आप दही डाल सकते हैं और खट्टापन चाहते तो अपनी दही जो 2-3 मिनट तक के लिए आप इसको डाल के पकाइए। नमक, अमचूर डालिए, धीमी आंच पर 10 से 15 मिनट तक पकाएं और जब ये सूख जाए तो अच्छी तरह से मसालेदार हो जाए, तब आप इसको आपकी सब्जी तैयार हो जाएगी। इसको परोसने के लिए आप इसको बाजरे की रोटी, मिस्सी रोटी या आप साधारण गेहूं की रोटी के साथ भी आप खा सकते हैं। हाँ बिल्कुल खा सकते हैं, लेकिन यहाँ एक मैं बात बताना चाहूंगी कि सब्जी में हम पानी नहीं डालते हैं। तेल में बनती है सब्जी, क्योंकि पहले सब्जी को भिगोने के बाद उबाल लिया जाता है राजस्थान में। और ये हर शादी विवाह में ये सब्जी बनती है और कई दिन चल लेती है, खराब नहीं होती है। गर्मी के इस मौसम में भी सब्जी को कई दिन रख सकते हैं। और अब जो हम बताना चाहते हैं पिटौरा बनाना, जैसे लोकल भाषा में कहते हैं पतौड़ बनाना, ठीक है। तो एक बर्तन में बेसन, दही, हल्दी, लाल मिर्च और नमक मिलाएं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा घोल तैयार करना है, जैसे कि ढोकला का बैटर हम तैयार करते हैं। इस घोल को धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए जब तक कि गाढ़ा होने पर जमने लायक न हो जाए तब तक इसे और जब ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है तब इसके टुकड़े डाल देते हैं। 5-7 मिनट पकाते हैं और मसाले में अच्छी तरह से पक जाता है। और कुल मिलाकर गरम गरम जो सब्जी है उसे हम जब चावल या रोटी के साथ परोसते हैं तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो बस ठीक है, आज यही कहते हैं कि सब लोग स्वाद लीजिए सब्जियों का और हम लोग फिर मिलेंगे क्योंकि प्रोग्राम खत्म होने का समय आ चुका है। तो सभी को मंजरी वर्मा और मंदाकिनी जोशी का नमस्कार। सखी सहेली